चाहते हैं उनमें लगातार विफल होते जा रहे हैं। और ये विपक्ष के आरोप नहीं हैं, बल्कि घटनाएं खुद चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जनता को सुखी, समृद्ध और सम्मानित और सशक्त करने में नाकाम रहे हैं। आइए जरा इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। शुरुआत विदेश से, और विदेश में भी अमेरिका से शुरुआत करते हैं, जहां मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार जा चुके हैं, एक नहीं बल्कि 11 बार जा चुके हैं अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रिय मित्र बताते हैं नरेंद्र मोदी। ट्रंप के लिए कोरोना के दौर में नमस्ते ट्रंप आयोजित करवाया। उससे पहले खुद अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार कहकर आए थे। मोदी तो ट्रंप सरकार चाहते थे, लेकिन ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया। उस समय जब अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था, उस समय ट्रंप दोबारा नहीं आ पाए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में ट्रंप आ गया और 2025 जनवरी में ट्रंप ने शपथ ले ली, राष्ट्रपति बन गए दूसरी बार। लेकिन ट्रंप जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया है, इसका एग्जाम्पल तभी मिल गया था जब कागज पूरे ना होने पर भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर भेजा गया। और अभी फिर एक भारतीय छात्र को जमीन पर पटक कर जिस तरह अमेरिकी पुलिस ने उसके हाथ बांधे, वो सीन, वो दृश्य भारत के अपमान का प्रतीक बन गया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी प्रशासन की कमजोरी का भुगतान उस छात्र को करना पड़ रहा है। आप याद कीजिए कि मोदी कहा करते थे कि 2014 के पहले भारत में पैदा होना पिछले जन्म के पाप की तरह था। अब इस छात्र को देखकर क्या कहा जाए? उस तस्वीर को मैं नहीं दिखा सकता। हम लोग कुछ रूल रेगुलेशन से बंधे रहते हैं, इसलिए वो तस्वीर ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह जरूर कह सकता हूं कि उस छात्र के साथ जिस बेरहमी के साथ उसे पीटा गया, उसे पटक कर, उसके पीठ पर पैर रखकर, क्या इसने एक कमजोर देश का नागरिक होने का नुकसान उठाया है इस छात्र ने? क्योंकि अगर मोदी के नेतृत्व वाला भारत मजबूती दिखाता तो आज ट्रंप की ऐसी हिम्मत नहीं होती। इस बारे में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया था सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस की प्रवक्ता। क्या कुछ कहा है इसी बारे में, उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है इस पिटारे में, पहले सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए, फोन लगाएं ट्रंप को और बताएं कि हम क्या चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की नाकामी नजर आ रही है, जबकि वो अपने नाम का डंका विदेशों में बजवाने की बात कहते थे, विश्व गुरु की बात कहते थे। उधर देश में भी हाल बुरे ही हैं। महाकुंभ की बात कर लें दोस्तों। महाकुंभ को लेकर भी जो बड़े दावे हुए थे, आज बीबीसी की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी। रिपोर्ट में बताया गया महाकुंभ में भगदड़, और भगदड़ में कितने लोगों की जान गई आप लोगों को पता है। लेकिन बीबीसी ने आज एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महाकुंभ के भगदड़ में, स्टैम्पीड में मात्र 37 लोगों की मौत नहीं हुई थी। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो सही आंकड़ा नहीं है। असली सही आंकड़े जो हैं वो कम से कम 82 लोगों के हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं। बीबीसी ने ये रिपोर्ट बताई है और अपनी वेबसाइट पे इस रिपोर्ट को आप वहां भी जाके पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि मुआवजे में 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए नगद देकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए और मौत का कारण बदल दिया गया। अब बीजेपी इस नए खुलासे पर क्या कहती है देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने आज फिर योगी और मोदी को इसी मसले पर घेरा है। अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसमें बीच के कुछ सवाल जो हैं ये जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं इसी में नीचे कि सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, बल्कि सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है, और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई।
वो कैश आया कहां से, और जिनसे वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में, ये सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये सारी बातें, सारे सवाल यहां पर अखिलेश यादव ने पूछे हैं, और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट अंत नहीं बल्कि महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। ये महाकुंभ पर एक लंबा ट्वीट अखिलेश यादव का। उधर बिहार में बीजेपी सत्ता में फिर से आने के लिए तैयार बैठी है। मोदी और नीतीश 2005 के पहले वाले तथाकथित जंगल राज के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट कर बता दिया कि कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार ही हो गया है बिहार में। आइए जरा लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट को देखिए। लालू यादव लिख रहे हैं कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 65,000। नीतीश और बीजेपी ने विधि व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का दम ही नहीं निकाला बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। ये बात कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। ये बात लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी, जेडीयू सब भड़के हुए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार तो इतना तक कह गए कि लालू प्रसाद राजनीति का 9वां अजूबा है, 7वां 8वां नहीं, 9वां अजूबा है, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी सक्रिय कैसे हैं, ये कह रहे हैं जेडीयू के नेता। यानी अब सत्तारूढ़ एनडीए को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके विरोधी नेता स्वस्थ और सक्रिय रहें। राजनीति में इतनी नैतिक गिरावट 11 साल पहले भी थी क्या, जरा सोचिएगा। दरअसल लालू प्रसाद की सामाजिक न्याय की राजनीति का तोड़ मोदी को नहीं मिल रहा है, और राहुल गांधी इसे और मजबूत कर रहे हैं तो बीजेपी उन पर भी हमलावर रहती है। लेकिन राहुल गांधी कहां रुकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक दलित युवक की जान लेने के मामले में गहराई से अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के मनुवादी होने के नए सबूत दे दिए। आप याद कीजिए कि इनके बारे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं ये मनुवादी हैं, और मनुवादी मतलब आगे समझ सकते हैं आप कि राहुल गांधी किस राह पे अपनी बात को ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में 19 साल के पंकज प्रजापति को सिर्फ इसीलिए सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि उसने दलित होकर अपने हिस्से का हक मांगा। एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम टाल दिया गया क्योंकि गुनहगार नेता सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता मनोवादी और बहुजन विरोधी बीजेपी की है। मोदी सरकार के 11 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव से भरे रहे हैं। इन्हें संस्थागत रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का मुख्यधारा से दूर रखने की मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश लगातार जारी है। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं प्रजापति परिवार और देश के हर बहुजन के साथ खड़ा हूं। ये लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की है और हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से लेकर घरेलू राजनीति, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, हर मोर्चे पर मोदी और बीजेपी नाकाम दिख रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है उस आधार पर हम यहां ये बात कह रहे हैं। इसमें अगर आर्थिक पहलू को भी जोड़ दें तो लिस्ट और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को कम करने के दावे जमीन पर तो कहीं नहीं दिखते हैं। कागजों में चाहे जितना खेल हो जाए,
लेकिन हकीकत कुछ और है। तो जनता को कहीं से राहत नहीं है और थक हार कर धर्म की शरण में जनता जाए तो पता चलता है कि वहां भी बीजेपी ने कब्जा कर रखा है और सब कुछ अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, चाहे राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ हो। तो दोस्तों, आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या सत्ता के तीसरे शासनकाल में भी मोदी की नाकामियां उनकी गढ़ी हुई छवि पर भारी पड़ेंगी। मोदी के दावों की कैसे खुल रही है पोल, उसकी परत दर परत आज चर्चा और उसमें से कुछ चीजें निकाल के आप तक लाने की हम इस चर्चा में न्यूज पॉइंट में कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बात अमेरिका से शुरू करें या इलाहाबाद के महाकुंभ से शुरू करें, प्रोफेसर रविकांत जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी उधर जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं उसकी बात भी करेंगे हम, और बात हम लालू प्रसाद यादव के बिहार की भी करेंगे, जिनके बारे में लगातार कहा जाता था कि 2005 से पहले वहां जंगल राज। लेकिन शुरुआत करते हैं बीबीसी की रिपोर्ट से। बीबीसी की रिपोर्ट 82 लोग, 37-36 के आंकड़े, लेकिन यहां आंकड़े बढ़ाकर फोटो के साथ और मुआवजे किनको दिया गया किनको नहीं दिया गया, ये सब कुछ है बीबीसी की रिपोर्ट में। आप तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और बहुत कुछ देख चुके हैं महाकुंभ को लेकर। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर जरा परत दर परत आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, अब बात चाहे आप इलाहाबाद की करें या अमेरिका की, लगभग एक ही है। दोनों में ही भारत की इज्जत डूबी है और कुंभ में जो लोग मरे हैं, और अगर उस बाबा की माने तो जिनको बैकुंठ मिला है, वो दरअसल इस देश के संविधान को लेकर के जो समझ बनी उस पर सीधे तौर पर पलीता लगाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वैसे भी योगी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो हठ योग जो चलता था, तो योगी जी किसी की मानते नहीं, न वो किसी की सुनते हैं। बुलडोजर राज का जो उन्होंने एक अपना प्रतिमान खड़ा किया है, वो कहीं रुकता नहीं। तो अगर उन्होंने कह दिया कि साहब 37 ही लोग मरे हैं तो कौन क्या करेगा, मुआवजा अगर वो कैश में देंगे तो कौन क्या करेगा, आप उठाते रहिए सवाल। तो शुरू में तो पूरे तरीके से डिनाई ही किया गया था कि साहब थोड़ी सी भगदड़ हुई है, कहीं कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन जब मोदी जी ने ट्वीट कर दिया तो फिर योगी जी की मुश्किलें बढ़ी और उनको थोड़ा स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो किया गया, और ये जो बीबीसी ने भी आंकड़े दिए हैं, मुझे भी लगता है कि ये अभी भी अपर्याप्त हैं, क्योंकि इलाहाबाद हमसे बहुत दूर नहीं है और इलाहाबाद से जो हमारी बातचीत हुई उस दरमियान भी वो बहुत कुछ कह रहा है। अब चूंकि आधिकारिक आंकड़े हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे बड़ी फेहरिस्त थी, और अगर नहीं थी तो सरकार को एक एक व्यक्ति जो गायब थे उनके बारे में भी, जिनकी डेड बॉडी मिली, आप एक पत्रकार आपको याद हो जिस पर पुलिस ने प्रताड़ित किया था, हॉस्पिटल के लोगों ने भगाया था, जब वो लिस्ट उजागर कर रहा था तो उसके साथ क्या हुआ था। भाई जब आप गलत नहीं कर रहे हैं तो वो खबर आने में क्या दिक्कत है, लेकिन बराबर उन चीजों को दबाया जा रहा था, छिपाया जा रहा था लोगों से, और जो डींगे मारी जा रही थी एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पे, तमाम इश्तिहार की जगहों पर कि साहब न भूतो न भविष्यति, ये जो महाकुंभ हो रहा है उसमें नहाने वाला सीधा बैकुंठ का रास्ता तय करेगा, माने अगर बच गया तो तब भी उसको बैकुंठ मिलना। इस तरह का ब्रांडिंग हो रही थी। इस देश में धर्म और आस्था कोई आज की नहीं है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से अचानक हिंदू धर्म पैदा हो गया, और आस्था तो हजारों साल से चली आ रही, इसके पहले भी कुंभ होते थे। लेकिन कभी इस तरह से नहीं होता था कि उस कुंभ में भी हिंदू मुसलमान आप विभाजन पैदा करें, उसमें भी इस तरह की बद इंतजामी हो और आप उस सच को छुपाने लगे।
ये चीजें नहीं होती थी और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद रहता था। कभी अगर कोई गलती हुई, समाजवादी पार्टी के समय पर भी एक बार इसी तरह का अनरेस्ट हुआ था, कुछ लोग उसमें मरे थे। आजम खां उस कुंभ के संचालक थे, जिम्मेदार थे, और उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया था, अपनी गलती को स्वीकार किया था। लेकिन यहां कोई गलती नहीं मानी जा सकती, यहां कोई जिम्मेदार नहीं है इस देश में। अभी कल जो हुआ मुंबई में, 5 लोग वहां पे ट्रेन से गिर करके या कैसे मरे, कोई जिम्मेदार नहीं है इस देश में। ये जो देश चल रहा है ना, वो मोदी जी की कृपा से चल रहा है। नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है देश का, जिम्मेदार कोई नहीं। और इस बात को भी बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए कि मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं, या क्यों नरेंद्र मोदी की छवि भगवान की तरह बनाई जा रही, क्योंकि भगवान से कोई सवाल नहीं होता है जी। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, भगवान है। तो लोग मरते हो तो भगवान की कृपा हुई, वैकुंठ मिलेगा। लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही हो, कोई चिंता की बात नहीं, आप ऐसे ही जीते रहेंगे, सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि भगवान है। तो ये जो पूरी ब्रांडिंग की गई है, बहुत सोच समझ करके की गई। ऐसा नहीं है कि अचानक लोग यूं ही नॉन बायोलॉजिकल लोग मानने लगे मोदी जी को, मोदी जी ने यूं ही कह दिया होगा, यूं ही नहीं कहा था। उसके पीछे असली खेल यही है कि कुछ भी होता रहे, जिम्मेदार यहां कोई नहीं। आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठाइए। नोटबंदी में मरे आप अपनी बला से, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है। आप कोरोना काल में रास्ते दर रास्ते भटकते रहे, मर गए लोग भूखे प्यासे, प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। लेकिन लॉकडाउन उन्होंने घोषित किया कि अगले 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद फिर सारी बसें, सारे ट्रक ही सब बंद हो जाएंगे। मोदी जी सिर्फ जिम्मेदार गुजरात के प्रति। मुझे याद है उसी कोरोना काल में गुजरात के कुछ पर्यटक फंसे हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनको बाकायदा 3-4 लग्जरी बसें लगा करके वापस भेजा गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के, बिहार के वो मजदूर, वो नौजवान जो महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे, वो पैदल पैदल आए हैं, मर खप गए रास्ते में। कुछ गांव में पहुंचे तो वहां पे भी उनको प्रताड़ना मिली, पुलिस ने प्रताड़ना दी। कोई जिम्मेदार नहीं है इस देश में। ये देश अब लोकतंत्र नहीं है मोदी जी के हाथ में। योगी जी तो अब भगवाधारी हैं ही, तो फिर वहां पे भी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि अभी भी संविधान इस देश में चल रहा है, और संविधान के खिलाफ आपने जो बोला था उसका हश्र क्या हुआ। 2024 में लोगों ने सिखा दिया कि अगर आप संविधान पर जरा भी गलत निगाह करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा यहां से। तो ये अभी चीजें बची हुई है, भले क्योंकि सत्ता हाथ में है तो आप कुछ भी करते रहें, इसका नतीजा तो होगा ही। और जो आप कर रहे हैं 10-11 साल में जो भी हुआ है, या उत्तर प्रदेश में 17 के बाद जो हुआ है, जवाबदेही अब जनता तय करेगी। और वो जवाबदेही बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त कितना भी लगे, हो सकता है भी 2 साल 4 साल और लग जाए, लेकिन उसके बाद कोई माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि जो 70-75 साल में हुआ, मैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि जो नागरिकता बोध पैदा हुआ, जो अपने राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना आई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस देश का दलित और आदिवासी जिस तरीके से सचेत हुआ, वो महत्वपूर्ण साबित हुआ। महिलाओं से लेकर के ओबीसी या जो प्रोग्रेसिव तबका है, उसकी जो प्रतिबद्धता है इस संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो चिंता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ है, बजाय इसके कि मोदी जी चाहते थे कि वो देश खत्म हो जाए, उस देश के भीतर की चेतना मर जाए और हमको लोग मान लें कि हम भगवान हैं, कोई सवाल ना हो। ये सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, अदरवाइज जवाब जनता देगी। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, जरा एक तरफ महाकुंभ, अभी एक भगदड़ मची थी, आप याद कीजिए बेंगलुरु में जब आईपीएल जीती थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, और उसके बाद वहां जो घटना घटी, वहां के सीएम से इस्तीफा मांगा जा रहा है।
अभी भी सीएम और डिप्टी सीएम इन लोगों से। लेकिन महाकुंभ जो हुआ और महाकुंभ में कितने लोग मारे गए इसकी खबर और अब उसकी पुष्टि अभी तक दूसरे ढंग से हुई है। सरकारी पुष्टि जो है, जो आंकड़े बीबीसी ने बताए हैं वो है 36-37 लोगों के, लेकिन ओरिजिनल आंकड़े अभी भी बीबीसी का कहना है, हमारी जितनी पड़ताल है उस आधार पर अभी तक हम लोग 82 लोगों तक पहुंचे हैं। लेकिन एक तरफ इन आंकड़ों को छिपाना, इसके क्या मायने हैं, दूसरी तरफ जो अमेरिका में हुआ एक छात्र के साथ, वो तस्वीर तो किसी अमेरिकन भारतीय एंटरप्रेन्योर ने ले ली, वीडियो बनाकर उसने ट्विटर पे साझा कर दिया, उस हिसाब से हम लोग समझ गए, जान गए। लेकिन ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होंगी जो हमारे आप तक नहीं आती होंगी। यानी भारत की छवि किधर किस दिशा में जा रही है। कल ही नरेंद्र मोदी खुद के सत्ता पर काबिज हुए, उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए 11 साल का जश्न मना रहे थे और ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो आखिर आप देश को किस दिशा में लेके चले गए हैं, इसकी चर्चा तो होनी चाहिए ना प्रशांत जी। देखिए, देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सब तरफ जो है विफलता दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा दिख रहा है? पहले जरा कुंभ की बात कर लेते। बीबीसी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। जिन 82 लोगों को बीबीसी कंफर्म कर रहा है, बीबीसी के संवाददाता, उन 82 लोगों की शिनाख्त की है बीबीसी ने, उनको अप्रोच किया, उनके घर वालों को उनके पास पहुंचे हैं वो, इसलिए वो 82 है। बीबीसी कह रहा है कि वो लगभग 100 के आसपास है, लेकिन हम 82 लोग तक पहुंच पाए इसलिए हम 82 कह रहे हैं। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 26 लोगों को कैश दिया गया, 5-5 लाख रुपए, उनसे दस्तखत कराए गए। बीबीसी की रिपोर्ट में मैंने देखा कि तस्वीर भी है पुराने अखबार की, जिसमें पुलिस वाला दे रहा है उनको, वो दस्तखत वाला पुलिस वाले के साथ फोटो है, पुलिस अधिकारी के साथ। तो ये 5-5 लाख रुपए कैश कहां से आया? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कैश कहां से आया। दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि ये जिनको दिया गया है उनकी गिनती मृतकों में नहीं है। वो मृतकों में, भगदड़ में शामिल मृतकों में ये शामिल नहीं है, ये 26 लोग। जी, उनसे लिखवाया गया है, उनके दस्तखत से अंगूठा लगवा के लिखवाया गया है कि उनकी मौत भगदड़ में नहीं हुई है, बीमारी से हो गई, तबीयत खराब होने से हो गई, कहीं और हो गई। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और मानवीय घोटाला है। पैसे की तो बात है ही है। कभी आपने राजीव जी सुना कि सरकार किसी को कैश देती हो? ये कैश कहां से आया? क्या बजट में इसको दिखाया गया है? क्या सीएजी इस पे कुछ बात करेगा, इसकी जांच करेगा सीएजी? ये पैसा कैश कैसे बांट दिया 5-5 लाख रुपए सरकार ने, जिसकी पुष्टि हो रही है बीबीसी की रिपोर्ट से। जी। तो ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। और आप कंपेयर कीजिए दोनों को, जो बेंगलोर में हुआ और जो वहां हुआ। पहले 24 घंटे तो गोदी मीडिया और सरकार ने माना ही नहीं कि स्टैम्पीड हुई है, ये कहा कि अफवाह है। जबकि प्रधानमंत्री का ट्वीट आ चुका था, उसके बाद भी कहा कि अफवाह है। प्रधानमंत्री तो संवेदना जो है वो अपनी दे चुके थे। शंकराचार्यों ने कहा कि भगदड़ है, शंकराचार्यों ने कहा कि ये अफवाह फैला रहे हैं। और बेंगलोर में जब भगदड़ हुई, वो भी लापरवाही है, मैं मानता हूँ लापरवाही है। पुलिस ने हालांकि परमिशन नहीं दिया था, वो उसकी जांच का विषय है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गलती एक्सेप्ट की, मृतकों के और घायलों के को देखने गए। योगी जी ने क्या किया? 3 दिन बाद, 2 दिन बाद एक वीडियो उनका अवतरित होता है। और जो अभी रविकांत जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव के दौरान, सरकार के दौरान जो भगदड़ मची थी, वो कुंभ नगरी में नहीं मची थी भगदड़, वो रेलवे स्टेशन पर थी। वो रेलवे का काम, तो रेलवे के इंतजाम पे सवाल उठता है। तो ये पूरा का पूरा जो कुंभ का, या कोई भी आप देख लें कि जो बीजेपी की सरकारें करती हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, जो नीतीश सरकार में 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं।
ये सरकारें, इनकी पुलिस बहुत असंवेदनशील है। क्यों असंवेदनशील है? इनको लगता है कि ये गोदी मीडिया को इन्होंने कब्जे में किया हुआ है और हिंदू मुसलमान करके सब चीजों को ढक देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है राजीव जी, वो ये कि हम लोग अक्सर जनता को दोष देते हैं कि जनता ने कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश में इतनी बदइंतजामी हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिले, मरने जो मर गए उनको शमशान नहीं मिला, नदी बहाना पड़ा, रेत में दबाना पड़ा अपने मृतकों को, अपने परिजनों को जिनकी मौतें हुई थी जी। और उसके बाद भी लोगों ने योगी जी की सरकार बना दी। मुझे इसमें भी लगता है कि इसमें भी कोई एक मसला है कि लोगों ने नहीं बनाई है। ये बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट है जिसमें इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है। उस इलेक्शन मैनेजमेंट से सरकारें बनती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वे हम लोगों ने भी किया था, हम लोग भी गए थे फील्ड में, हम दिख रहा था हमको, और अभी भी हम लोगों के बीच में रहते हैं जी। महाराष्ट्र में हम देख रहे थे। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट है और ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको कि उजागर होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस पे जो है इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाए हुए हैं, और हरियाणा में देखा हमने, दिल्ली में देखा, और वही कहानी उत्तर प्रदेश में भी हुई होगी जिसको उस वक्त उजागर नहीं हुआ। अगर बीबीसी की तरह उसकी दोबारा कोई जांच करेगा तो वैसे ही घटनाक्रम उसमें भी निकल कर आएगा। दूसरी बात जो अमेरिका कर रहा है भारत के साथ, मैं दो घटनाएं याद दिलाना चाहता हूँ राजीव जी। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर हवाई जहाज से वहां से रवाना किया गया, उनको भेड़ बकरी की तरह लाया गया, रास्ते में खाना नहीं दिया गया, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट से उनको लाया गया, कमर्शियल एयरक्राफ्ट से नहीं लाया गया, अमृतसर में उतारा गया। 3 जहाज आए, तीनों में हथकड़ी बेड़ी थी, वीडियो भी जारी किया अमेरिका के अथॉरिटीज ने। इतनी बेइज्जती, और अब देख रहे हैं कि जमीन पर लेटा के उसको, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एक भारतीय नागरिक के साथ, और सरकार खामोश है। सरकार, अभी मोदी जी जाएंगे, ट्रंप से मुलाकात होगी कनाडा में, फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। अब याद कीजिए कि एक राजनीतिक थी हमारी दिव्यानी खोबरा गड़े, उनके साथ भी ऐसी हादसा हुआ था। एक कोई उनका निजी मामला था जिसमें लीगल एक्शन हुआ, हथकड़ी पहना दी गई, और यही हमारे जो विदेश मंत्री हैं उस वक्त अमेरिका में भारत के राजदूत थे जी। सरकार मनमोहन सिंह की थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। उनके यहाँ की सिक्योरिटी अमेरिकी दूतावास की कम कर दी थी, बैरिकेड हटा दिए थे, उनके खाने पीने की चीजों पे रोक लगा दी थी। ये सब संदेश दिया था बहुत स्पष्ट तौर पे, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद बयान दिए थे। ये फर्क होता है। यही काम इंदिरा गांधी ने निक्सन के सामने किया था। वो व्हाइट हाउस से वॉकआउट कर गई थी और ये कहा था कि हम विकासशील जरूर हैं लेकिन हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी गायब हो गई। लगातार वो खुद मोदी जी की आप देखिए कि उसने क्या इज्जत रखी। आप वहां गए, उसका प्रचार कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार 12 बार या 13 बार, तो गिनती भी छोड़ दी कितनी बार वो दावा कर चुके हैं ट्रंप की सीज फायर उन्होंने करवाया। बावजूद इसके कि यहाँ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था, लेकिन ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, और अभी मोदी जी के सामने आमना सामना होगा, क्या पता वहां भी ना कह दें जी। तो ये पूरी तरीके से जो डंका बजाया गया 11 साल, उसकी असलियत हम देख रहे हैं, और उसकी असलियत विपक्ष के तमाम वो सांसद भी देख कर आए हैं जो जो विदेश के दौरों पे गए थे। वो अभी खामोश हैं, बोल रहे हैं, लेकिन देख के तो आए हैं वो। तो मोदी जी की जो विदेश नीति है, चाहे वो डोमेस्टिक नीति है, वो देश के ऊपर बहुत भारी पड़ी है, और अगली सरकारों को कई वर्ष लगेंगे, बहुत मेहनत लगेगी
इसको ठीक करने में। आप देखिए कि 3-4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल गया भारत पाकिस्तान को डिहाइफेनेट कराने में, यानी अमेरिका भारत पाकिस्तान को एक ही वाक्य में, एक ही खांचे में रख के बात ना करे जी। इसमें 3-4 प्रधानमंत्रियों के समय की डिप्लोमेसी गई, वो वापस आ गया मोदी जी की कार्यकाल में। चाइना की तो बात ही करना बेकार है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर आत्मज मिश्र जी। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास। बहुत सारी बातें अलग अलग और घटनाक्रम और इस पर चर्चा जितनी की जाए तो उसमें परत दर परत कुछ पोल खुलती हैं, दावों की पोल खुलते हुए। और पहले दिन से आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जब सत्ता पर काबिज नहीं हुए थे 2014 का चुनाव, और उस दौरान पहला जो भाषण जो उनका चल रहा था, पहले चुनाव के जो भाषण, चुनावी भाषण, उसमें जितनी बातें उन्होंने कही, उसमें से कितनी बातों को उन्होंने अपने वादों को, दावों को उन्होंने फुलफिल किया। याद कीजिए तो उसमें से लिस्ट बनाइए, देखिए कितनी, बहुत कम है। कहाँ है उनका स्मार्ट सिटी? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब जबकि आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ कि जब युवाओं की बात होती है, युवाओं के दम पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए, उन युवाओं का क्या हो रहा है, विदेशों में जिस ढंग से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों है, जो कांग्रेस पूछ रही है, विपक्ष पूछेगा, देश की जनता भी पूछेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या इस देश में अगर किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो उस आंकड़े को आप छिपा रहे हैं। यहां तक तो चलो, जिसकी पहुंच नहीं है उसको पता नहीं, लेकिन आप मुआवजे के नाम पे भी घोटाला करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट तो यही बता रही है। आपका नजरिया इस पे कि आखिर क्यों यहां पर सीधा सीधा, चाहे किसी भी ढंग की घटना हो, उसमें अब आपको शक की निगाह से देखना होगा। और अगर आपकी सरकार जिस राज्य में नहीं है वहां आप डंका पीटेंगे। है कि ये पैटर्न है। मैं इसमें उन्होंने जो बताया प्रशांत जी और सबने वो सही कहा, लेकिन उसमें जोड़ना चाहिए है ऐसा क्यों। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके काम करने के तरीके में खोट है, ये वैचारिक खोट है। और इस वैचारिक खोट को समझना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आज स्थिति हो गई। जो सरकार है वो मानती नहीं है कि नागरिकों को ये अधिकार है, मानवाधिकार में विश्वास नहीं करती है। उसको नागरिक होने के जो लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स, उसमें उसको ये नहीं है, मतलब उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस पैटर्न को आप देखिए कि ये अकेला थोड़ी महाकुंभ में हुआ है। जब ये गंगा में जो ये लाशें घूम रही, ये तैर रही थी, उस समय भी हुआ। और उस समय जो कोरोना में, जो कोविड में जो लोग मारे गए जो आप कहें, उसमें उनकी संख्या के बारे में भी तो बताया गया कि 45 लाख लोग मारे गए। और इन्होंने स्वीकार कितना किया। तो ये है कि एक ओपेक सोसाइटी, एक लोकतंत्र जो अपारदर्शी है, जिसमें कि सूचनाओं तक आपको नहीं पहुंचना है और उसको मैनिपुलेट करना है। ये घोटाला नहीं, ये तो पूरा कार्य प्रणाली को बताता है। और उसके बाद लोगों से लिखा लिया। ये यही है कि नागरिक के रूप में आप अपना अधिकार सरेंडर करना, कि भाई हम आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन आप बताओ कि हम जो है महाकुंभ की भगदड़ में नहीं मरे। मतलब ये मैनेज करना, मतलब यही है। आप वो देखेंगे, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है कि आपको काम नहीं देंगे मनरेगा के तहत, लेकिन आप अनाज ले लीजिए फ्री में। मतलब नागरिक होने का जो आपको जो राइट है, जो सम्मान है, वो नहीं देना है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है हिंदुत्व के इस दर्शन का, जिसमें कि वो सब कुछ इसी तरह से मानता है। आप बताया, आपने देखा नहीं, लोग मर गए, उन्होंने जो भाषण किया और बताया कि महागाव जो डुबकी लगाई, मतलब जो सुरक्षा जैकेट पहन करके डुबकी लगाते हुए, तो पहली बार पूरे दुनिया में आपने देखा होगा कि जो इतना पानी खराब रहा होगा, डॉक्टरों ने बोला होगा कि इसको उतना ही मतलब बाहर से ही निकलने दीजिए, शरीर में लगने मत दीजिए। वो तो लोगों ने उसको तो चित्र उपलब्ध है, तो वो उन्होंने किया और कहा कि इससे ऊर्जा निकली है। और क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ ले गए उस ऊर्जा को,
और सनातन और से फिर जाकर के सोमनाथ तक। तो ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये कोई लग रहा है क्या कि कोई चूक हो गई है, कोई गलती हो रही है, ये आइडियोलॉजी है। और यही आपको अमेरिका वाले में हुआ है। अमेरिका वाले में क्या हुआ, आप लोग हम लोग भी सामना नहीं करना चाहते। आप बांग्लादेश के लोगों को आप भगा रहे हैं। रोज हेडलाइंस, अच्छे अखबार, अच्छे मतलब जिन अखबारों को मैं विश्वसनीय अखबार मानता हूं, वो भी रहा कि 2000 लोग डिपोर्ट किए गए। हेडलाइंस मैंने देखी एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में, और आप कई सब अखबार रोज लिख रहा है 200 आप भेजे गए। आप एक जो नागरिक बांग्लादेश का नागरिक है, वो बांग्लादेशी को आप घुसपैठिया बोलते हैं। तो ये आपका आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये इससे, और अब अगर आप किस मुंह से जाएंगे कहने के लिए अमेरिका वालों को कि हमारे लोगों के साथ नागरिक के तरह व्यवहार करो। आप कंडेम करते हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। कोई भी बांग्लादेश से हो या इवन बंगाली जो बांग्ला बोलने वाला है, आपको पता होगा दिल्ली में बहुत सारे लोगों को लोग समझते हैं जो कि सीमावर्ती इलाके के हैं, उनको बांग्लादेशी समझते हैं। वो बांग्ला बोला तो लगता है कि बांग्लादेश से आया है। तो ये आपने बना कर रखा है। ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नागरिक को कहीं देश का, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, नागरिक नहीं समझना। और यही वजह है आप किस तरह से, आप किस मुंह से मुकाबला कर सकते हैं और उनको किस मोरल राइट से आप अपने प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं। सर्वदलीय के नाम पर सर्वदलीय दलों की बैठक नहीं बुलाते, आप संसद के विशेष सत्र नहीं बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अभी इसी मामले में देखिए ना, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग देख चुके हैं वो जो कुणाल जैन का जो वीडियो आपने बताया, जिसके बारे में आपने दिखाया नहीं, लेकिन वो जो वीडियो दिखाया और जो जमीन पर लिटाया हुआ है, लिटाया पटक दिया है उसको पटक करके उस पर चढ़ा हुआ है। और देखिए कि हम लोग एक नागरिक मतलब के भारतीय के रूप में हम कितना अपना सम्मान करते हैं, वो आप देख लीजिए। यही आपको ब्लैक लाइव्स ऑल्सो मैटर करके हो गया था पूरा आंदोलन ना, वहां यही इसी तरह के दृश्य थे। वो जो शख्स, उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, वो जो जिसके नाम पर एक आदमी की वो तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर को लेकर पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। और वो अमेरिका, और वो भी क्या, ब्लैक मतलब जो डोमिनेट नहीं है, डिप्राइव्ड है, उसके लिए खड़ा हो गया। और आपको इस तरह से भेज रहा है। और एक भी आपने कहीं जुलूस भी, एक कोई धरना कहीं आपने प्रदर्शन देखा क्या? और उसपे तो गायब ही है, क्या कहते हैं, चैनल्स पे, और उसमें कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसके अलावा आपने क्या देखा? तो हम एक नागरिक के रूप में भी, जो भारतीय नागरिक के रूप में जो अपना सम्मान है, वो भी हमने खो दिया है इन 11 सालों में। और इसके लिए वो आइडियोलॉजी जिम्मेदार है, आरएसएस वाला। ये देखिए, ये पूरा 800 साल की गुलामी और क्या कहते हैं, इसकी चर्चा करता है, कहता है विश्व गुरु फलना क्या क्या। आप जरा देख लीजिए पांजन और ऑर्गेनाइजर में, और उसमें आप पूछिए कि ये तुम्हारा क्या है। और उस पर यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एम्बेसी का ट्वीट भी आया है, जो कि आपने चर्चा नहीं की। उस ट्वीट में वो कहता है कि इलीगली, कहता है देयर इज नो राइट। मैं आपको 1-2 लाइन उसका सुनाता हूं। कहता हाउएवर देयर इज नो, कहता द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू वेलकम लेजिटिमेट ट्रेवलर्स टू आवर कंट्री। हम उनका स्वागत करते हैं जो वैध रूप से आए हैं। हाउएवर देयर इज नो राइट टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स। कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है। ये कैसे बोल रहा है वो? यूनाइटेड नेशंस का अधिकार ने हमको अधिकार दिया है कि हम कोई दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं। वो कह रहा है यूएस एम्बेसी कि ये आपका राइट नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स माना। और उसके बाद जो उससे भी खतरनाक क्या कह रहा है, वी कैनॉट एंड विल नॉट टॉलरेट इलीगल एंट्री, एब्यूज ऑफ वीजाज और द वायलेशन ऑफ द यूएस लॉ। वो कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अवैध रूप से आना और वीजा का ये उल्लंघन करना और यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ का। अब आप सोच लीजिए, धमका रहा है और एक चुप है। नहीं, एक बात यहाँ पे है अनिल जी, आपकी बातों में ही एक बात जोड़ना चाहता हूं कि चलिए आपका देश है और आपके रूल रेगुलेशन है, उसका पालन होना चाहिए। वीजा
होना चाहिए, अवैध रूप से नहीं आना चाहिए। हम भी यहाँ अवैध घुसपैठी है और इसकी पॉलिटिक्स खूब चल रही है, बांग्लादेश की बात आप कर रहे थे, लेकिन कुछ मानवीय आधार होता है। क्या आप पटक के, पीठ पे लात रख के और मार के और आप भगाएंगे, ये कौन सा आधार है? और देखिए कि हमारा विश्वगुरु जो क्या कहते हैं शासन है, उसका रिस्पॉन्स देखिए। छोटे कंट्रीज मैक्सिको, वेनेजुएला, सबका किस्सा आप जानते हैं कि वो रेसिस्ट किया, जो कि बगल में है, जहां अमेरिका अपनी सेना लेके घुस सकती है, वो जो है, और उनका स्टेक भी है कि उनके लोग उनके यहाँ है और उनकी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन वो लैटिन अमेरिका के छोटे मुल्कों ने जो ताकत दिखलाई कि भाई हमारे लोगों को आप भेजो, लेकिन इज्जत के साथ भेजो। और उसके कई किस्से आपने देखे पिछले बार वाले में। हम ये इज्जत के लिए भी तैयार नहीं है। और उसके बाद जाकर के ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि पूरा का पूरा मीडिया बिका हुआ है। और दूसरा कि आप बताइए, जा रहे हैं लोग, उतर आए थे, सब जानता है कि किस तरह नेहरू, जब कोई ऑर्गेनाइज उनका नहीं था, ऐसे ही वो जो है सो एक उनका निकला वो जो काफिला, तो पूरा अमेरिका जो है, मतलब वो शहर उनके लिए टूट पड़ा था। और वो उसकी तस्वीरें हैं मौजूद। और आप यहाँ से ले जाते हैं पैसा दे करके मोदी करवाने के लिए। उसका नतीजा आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद देख लिया। तो पूरा ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हिंदुत्व जो है का शासन फेल हो गया है और ये जो है इज्जत नहीं दिला सकता है। ये लोगों को आपको बोलना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि ये फेल नरेंद्र मोदी की फेलियर नहीं है, या ये फेलियर जो है भारतीय व्यवस्था की नहीं है, ये हिंदुत्व की फेलियर है। और ये इससे आपको लड़ना होगा। अगर इज्जत पाना है तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ही हम इज्जत पा सकते हैं। हमको बांग्लादेश के नागरिकों का भी सम्मान करना है, नेपाल के लोगों का भी सम्मान करना है। और अगर हम नहीं सम्मान कर सकते तो हमको कोई राइट नहीं है। आप अपने यहाँ मुसलमान पर बुलडोजर चलाएंगे तो अमेरिका वालों को किस मुंह से आप कहेंगे कि हमारे लोगों को पटको मत? अपने नागरिकों के साथ अगर आपका व्यवहार जो है दुर्व्यवहार और बदनीयती वाला है तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जो नागरिकता हमने खो दी है उसको रिक्लेम करना है। आंदोलन जो विपक्ष का है वो पीस मिल में है, इस मुद्दे को उस मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि उनको होना चाहिए कि डेमोक्रेसी की वापसी का मुद्दा, डेमोक्रेसी खत्म कर दिया है इन्होंने, इसके लिए लड़ना होगा और हम लोग सबको उसमें युद्ध में शामिल होना चाहिए। जी, खबरें हम पहुंचाने का काम करते हैं, खबरें पहुंचाते रहेंगे और जो सच है वो दिखाते रहेंगे। और उसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के दावों की पोल क्यों खुल रही है। कहीं से छात्र लौटाए जा रहे हैं, लौटा दिए जाएं, कोई बात नहीं, कह दीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं इसलिए आपको हम वापस भेज रहे हैं। लेकिन वापस भेजने का जो तरीका है वो सही नहीं है और उसके बारे में आखिर कौन बात करेगा? बात तो देश के प्रमुख को ही करना होगा। क्या इतनी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में कि वो करें? देश के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत रहती तो वो पहले पूछते कि सीज फायर का ऐलान आपने क्यों किया? वो तो हमको करना चाहिए था, दो देशों के बीच की बात थी, तीसरे आप कहां से आ गए? लेकिन अमलेंदु जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर समीर जी आपके पास आऊंगा। और अमलेंदु जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि इधर जो भगदड़ मची महाकुंभ में 26 लोगों को, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए गए कैश। 82 लोगों की लिस्ट फोटो सहित बीबीसी ने छाप दी। 37 लोगों के बारे में सरकार का कहना है कि 37 लोग, जो पुष्टि सरकार ने की थी, 37 लोगों की मौत हुई। बीबीसी का कहना है 82 तो ये हैं, अभी जांच जारी है, जिसमें से 26 लोगों को कैश दिए गए, बच गए 57 लोग। फिर भी 57 लोग, 57 बचे हुए हैं। 82 में से आप 26 निकाल दीजिए। सवाल ये उठता है अमलेंदु जी, ये पैसे आए कहां से? कैश जो अभी पूछ रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, ये पैसे कहां से आए होंगे? किसने दिया? सरकार की तरफ से पुलिस वाला पैसा दे रहा है, सिग्नेचर भी ले रहा है और कह रहा है कि नहीं, हमारे परिजन की मौत महाकुंभ में नहीं हुई है, वो एफिडेविट दे रहा है। कहां से हो गया ये कौन सा? और चलिए सब कुछ करवा लिए, गड़बड़ घोटाला सब होता है, मान लिया, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या फायदा इससे? इसी की चर्चा कर लें। देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा
जो आप कहते थे मुक्त हो गया, भ्रष्ट हो गया और वो सब कुछ उसी गोबर से लिपे हुए हैं सब लोग, चलिए मान लिया। लेकिन बात यह है ना कि कर क्यों रहे हैं विकसित भारत बनाने के लिए, और इसी राह पे आप विकसित भारत बनाएंगे। 2047 का भारत ऐसा ही होगा। राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत का लाशों से बड़ा संबंध है, और ये लाशों के ढेर पर ही विकसित भारत तैयार करना चाहते हैं। शायद इनकी परिकल्पना जो है विकसित भारत की यही है कि लाशों के ढेर होंगे और उस पर विकसित भारत खड़ा होगा। गरीब की कोई जगह नहीं है और साधारण आदमी की कोई जगह नहीं है इनके विकसित भारत में। इनके विकसित भारत में वही ताकतवर लोग होंगे, और इसी तरीके से देश ये विकसित भारत बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर राजीव जी लगता यही है। वाजिब सवाल ये है राजीव जी कि अगर पुलिस का कोई व्यक्ति जो है वो 5 लाख रुपया कैश दे रहा है, पहले तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस नोटबंदी पर सवाल खड़े करता है और काले धन के खिलाफ जो उनकी मुहिम थी उस पर सवाल खड़े करता है कि नोटबंदी के बाद अगर कोई सरकारी अधिकारी 5 लाख रुपया एक व्यक्ति को दे रहा है राजीव जी, 82 लोगों की बात है, 37 को चलिए मान लिया कि सरकार ने मान लिया है 37 को, तो बाकी लोगों को दिया गया है। तो अभी 82 को मतलब जो उनकी जांच में भी बीबीसी की आया ही आया है, अभी जारी है, जांच जारी है। हो सकता है 82 820 भी हो जाए, 1820 भी हो जाए, तो और भी पैसा गया होगा। तो जब जांच आई जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि 1000 लोगों को दिया गया कि 2000 लोगों को दिया गया। अब सवाल राजीव जी ये है कि इसकी जांच कौन करेगा? कोई ईडी सीबीआई इसकी अब जांच करेगी कि नहीं करेगी? यहाँ तो मनी ट्रेल है। अब ईडी को मुकदमा कायम करना चाहिए, 5-5 लाख रुपया दिया गया, वहां सबूत दिए गए हैं, तो ये तो अब मनी ट्रेल आ गया। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि भाई ईडी तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि मनी ट्रेल नहीं होगा। अब मनी ट्रेल भी आ गया तो कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या अगर ने दिलवाया है पैसा तो क्या उसके रिकॉर्ड में है? और अगर सरकार के रिकॉर्ड में है, सरकार की तरफ से दिया गया है राजीव जी, तो जाहिर सी बात है कि फिर कैश क्यों दिया सरकार ने? वो आपने चेक क्यों नहीं दिया? आपने अकाउंट में क्यों नहीं दिया? और सरकार इतना कैश कब देती है? और अगर है राजीव जी ऐसा तो इसका मतलब कोई घपले भी हुए होंगे। अगर 25 लोगों को दिया गया, 82 लोगों को दिया गया या 100 लोगों को दिया गया, तो हो सकता है पर्चे में दिखाए होगी 2000 लोगों को दिया गया, मिला 82 लोगों को, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तो सरकार को खुद जांच करानी चाहिए कि जितना पैसा दिया गया, जितनी लिस्ट दी गई, उनको पास पैसा पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। तो ये तो राजीव जी कई स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला भी है। ये सिर्फ लाशों के नंबर छिपाने का ही मसला नहीं है, ये मसला ये भी है कि कितना भयंकर भ्रष्टाचार सरकार के स्तर पर हो रहा है और इसको संस्थागत रूप दिया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट से आता है। तो अब अगर इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर आपत्ति करनी चाहिए। इस रिपोर्ट पर मुकदमे कायम करने में बहुत तत्पर रहती है उत्तर प्रदेश की सरकार। बीबीसी पर एक मुकदमा और कर दे, ईडी जाकर छापा फिर से डाल दे बीबीसी पर, और बीबीसी से कहेगी बताओगी ये मनी ट्रेल कहाँ से, तो बीबीसी बताएगा उसने रिपोर्ट की कि ये मनी ट्रेल यहाँ से पैसा गया है। और उसमें फिर मनी ट्रेल में जो आए, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री आए, चाहे मुख्य सचिव आए, और चाहे डीजीपी आए, जो भी उसमें आए, फिर उन सबको फिर लिया जाए उसमें काम में तो किया जाए। लेकिन राजीव जी ये मसला सिर्फ इतना नहीं है। असली बात यह है कि आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव का आरोप है कि साहब 7000 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए खर्च कर दिया गया, क्योंकि ये बताना था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो नरेंद्र मोदी का विकल्प तैयार हो रहे हैं, इसलिए 7000 करोड़ रुपया खर्च किया गया और लाशें थी वो इस तरीके से किनारे लगाई गई। ये अखिलेश यादव का साफ तौर पर खुला आरोप है। तो अब राजीव जी विपक्ष के आरोप अपनी जगहों पर है, वो विपक्ष पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती रह सकती हैं, लेकिन जब ये इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही है तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो सरकार का पक्ष लेना चाहिए था कि भाई ये रिपोर्ट सही नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे, इसकी न्यायिक जांच कराएंगे, हाईकोर्ट के जज से जांच कराएंगे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी तक तो मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि सरकार की तरफ से कुछ आया हो, इसकी जांच कराई जाएगी कि हाईकोर्ट के जज से कराएंगे कि न्यायिक जांच कराएंगे, क्या कराएंगे, इस पर कमेटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं है। और एकदम राजीव जी पूरी तरीके से खामोशी है। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से पोल खुलती जा रही है, बीजेपी की पोल खुलती जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के दावों की भी पोल खुलती जा रही है। और जो अनिल सिन्हा जी ने जो सवाल उठाया था वो जॉर्ज फ्लाइड था, जो जॉर्ज फ्लाइड 2020 की घटना है जी, 2020 की घटना है जी, ब्लैक लाइव्स मैटर वो आंदोलन फिर वहां शुरू हुआ था। बिल्कुल मुझे ध्यान है क्योंकि उस पर एक रिपोर्टाज मैंने बनाई थी, इसलिए 2020 की खबर दुनिया करता था मैं उसमें। 2020 उसमें अधिकारी को सजा भी हो चुकी है, जिसने पैर रखा था जी बिल्कुल उसको सजा भी हो चुकी
बिल्कुल 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 जॉर्ज फ्लॉयड की बात कर रहे थे। और अनिल जी, मुझे ध्यान आया उस समय, लेकिन मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा था क्योंकि फ्लो में बात कर रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अनिल जी कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ें और समीर आत्मज मिश्र जी, आपके पास आना चाहता हूं। और आप तो वहीं के हैं समीर जी, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, महाकुंभ वहीं हुआ और वो उस दौरान आप गए भी थे रिपोर्टिंग के लिए और स्नान के लिए भी गए थे। आप बताते भी हैं कि कभी चलिए और वहाँ त्रिवेणी जो संगम है वहाँ पर कभी डुबकी लगाने का मज़ा लीजिए। प्रकृति में जाना, चाहे पानी में हो या समुद्र में हो, अच्छा लगता है जाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी इच्छा रखता हूँ जाने की, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अगर हो गया तो उसको छिपाना क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात कि आप छिपाकर पा क्या रहे हैं? हम तो चर्चा कर रहे हैं, बात तो किसी न किसी रूप में तो जाती है ना, निकलती है। बीबीसी ने रिपोर्ट छापी। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आप छिपा क्यों रहे हैं और छिपा क्या रहे हैं? आप लोगों की लाशों को छिपा रहे हैं, जिसको सबने देखा है। आपने वहां मौजूद 10-5 आपने अगर जो पत्रकार हैं या फिर कैमरा पर्सन है या फिर जो कैमरामैन है, उन फोटोग्राफर्स हैं, उनके आपने डिलीट करवा दी तस्वीरें। लेकिन आज के जमाने में हर आदमी के पास एक मोबाइल है, कुछ लोगों के पास 2-2, 3-3 मोबाइल रहते हैं। क्या चीज आप रोक लेंगे? और किसको नहीं पता है कि उस दिन अमावस्या की रात में ही, सुबह से ही क्या क्या हुआ था। लेकिन आखिरकार वो धीरे धीरे चीजें आएंगी। जिनके अपने खोए हुए हैं, गायब हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपनी व्यथा रोएंगे ही। ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे लेदू जी कि अभी तो ये संख्या है, आगे कितनी संख्या भी और आएगी अगर इसकी पड़ताल तो की जाए। तो केवल यही नहीं हुआ राजीव जी कि केवल इसको इन लोगों को, जिन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि हमने अपने परिजनों को खोया है, उनको 5 लाख रुपए कैश दे दिए। इसको, इस घटना को दबाने के लिए और कितने कैश बांट दिए गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन सही बात है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह को इन सारी जगहों पे कोई चीज, कोई धांधली नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि ऐसी घटनाओं को आप क्यों छिपा रहे हैं और छिपा के क्या कर लेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपना नुकसान की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का भी कुछ नुकसान हुआ है, वो आप कैसे छिपा लेंगे और क्यों छिपा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई ऐसा थोड़ी है कि देश, अगर आपने वहां पर 5,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, 100 करोड़ का कुछ भी नुकसान हुआ है तो देश आपसे उससे हिसाब पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। वो तो कहेगा कि जो हम कर रहे थे उसके लिए तो चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप इतने आगे बढ़ने के बावजूद आप रुक क्यों गए, सीज फायर को क्यों तैयार हो गए? ये नहीं पूछा जा रहा है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है कि हमारा नुकसान, वहां पर आर्थिक नुकसान कितना हो गया है। लेकिन यहां ये लगता है कि कोई भी चीज जो निगेटिव जाती हो सरकार के, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ये देख लीजिए कि ये तो एक बहुत बड़ी घटना थी, इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं हैं। आपको याद होगा एक सोनभद्र में, एक कुंभा गांव में कुछ लोगों ने वहां पर आपसी झगड़े में कई जाने चली गई थी और काफी विवाद हुआ था। वहां कांग्रेस के नेता जा रहे थे उन लोगों से मिलने, परिजनों से, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कि ये घटना ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। अरे भाई, जो घटना हुई है वो पहुंचेगी तो है, आप अभी रोक दोगे। अच्छा, रोकने से क्या होता है? रोकने से वो और ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। नहीं भी पहुंचने वाली होती तब भी पहुंच जाती है। लेकिन ये केवल इतना भ्रष्टाचार का और इन्हीं सारी चीजों का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता दिखाता है। आदित्यनाथ ने शाम तक सांस नहीं ली कि प्रयागराज कुंभ में कुछ हुआ भी, जिनके बारे में कहा जाता रहा था कि वो रातों दिन जो है वो वहां पर वॉर रूम में बैठकर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनको शाम तक नहीं पता चला कि अमावस्या के दिन भगदड़ भी मची है, कुछ हुआ भी है। और सारी जगहों पर उसको लेकर चर्चा हो रही है, तब शाम को बताया भी जाता है कि हाँ, कुछ वहां नुकसान हुआ है। ये बड़ी गंभीर बात है। और ऐसा नहीं कि इसकी ये आज ये रिपोर्ट आई है, जो लोग वहां पर मौजूद थे आप उनसे पूछिए किस तरीके से उन्होंने बताया। वहां घटना के दौरान कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं कि कैसे वहां पर, और ये भी है कि केवल उसी दिन ये भगदड़ की घटना नहीं हुई है, भगदड़ की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इसके बाद भी घटनाएं हुई हैं।
लेकिन सारी घटनाओं को दबाना, लोगों को धमकाना कि खबरें नहीं जानी चाहिए, लोगों को रिश्वत ऑफर करना, ये रिश्वत ही कही जाएगी, किसी भी तरीके से कि खबरों को आप रोक दें। उत्तर प्रदेश का हाल ये है राजीव जी कि वहां पर जैसे कहते नहीं है कि जो डिक्टेटर कंट्रीज हैं, जहां पर डिक्टेटरशिप है, उन जगहों पर सरकार के यहां से फिल्टर होकर खबरें आती हैं और वही चलती हैं। ऐसा लगता है कि उस तरह से वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है, खबरें छप रही कि अगर ऊपर से आदेश आ गया सूचना विभाग का तो कोई खबर नहीं छपेगी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए। आपको मैं बताऊं कि जब मैं सुबह उठा और चूंकि अमावस्या बहुत सबसे बड़ा पर्व था, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी थी, बहुत सारे हमारे परिचित लोग भी वहां पर मौजूद थे, नहाने गए थे, हमारे घर के लोग भी, गांव के लोग भी। तो ये सुबह उठते ही काफी सुबह उस दिन नींद भी खुल गई, जग ही गए। और तो जैसे ही हमने देखा कि ट्विटर पर ये चल रहा है कि बहुत भगदड़ हो गई, तो परेशान हो गया मैं, फिर सबसे खबर लेना शुरू किया। आप ये जानिए कि जितने भी रिपोर्टर्स वहां पर संगम में उस पर मौजूद थे, बहुत सारे परिचित लोग थे जिनसे भी संपर्क हो पाया, बातचीत हो पाई, उनका ये कहना था कि जो कुछ भी खबर, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा जो दृश्य हम लोग देख रहे थे। और कितने लोगों की जान चली गई है कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उसकी भयावहता को आप समझिए, लेकिन उस भयावहता को दबाने वाली संवेदनहीनता सबसे ज्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तब भी हम लोगों ने निंदा की, आज भी उसकी निंदा कर रहे हैं कि आखिर सरकार उसको क्यों छिपा रही है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सरकार अगर उनको कुछ मुआवजा दे देगी, क्या इसको मुआवजा न देना पड़े इसके लिए आप कर रहे हैं, या अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए? दोनों ही स्थितियों में वो बहुत ही निंदनीय मामला है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया गया है। और केवल एक घटना में नहीं, जिक्र हो रहा था अभी कोविड के दौरान भी, वो भयावहता भी हमने देखी है, रिपोर्ट भी की। तब संयोग से मैं उसी बीबीसी में था, वही मैंने रिपोर्ट्स की थी, और क्या क्या नहीं देखा था, और उन घटनाओं को भी दबाने की किस तरीके से कोशिशें की गई। और आपको एक उदाहरण दे देता हूं, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि उस समय बहुत सारी बॉडीज को वहां पर दफना दिया गया था, और बाद में मुझे पता, हमने वो स्टोरी की थी, बाद में पता चला कि कुछ अखबारों को या कुछ मीडिया हाउसेस को पता नहीं कितने करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि वो ये जस्टिफाई करें कि हिंदू धर्म में लाशों को दफनाने का रिचुअल होता है। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि सरकार कोई ऐसा भी कर सकती। तो इस तरीके से चीजों को, बड़ी घटनाओं को जब दबाने की कोशिश होती है, तो ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जानकर हैरानी तो होगी ही। जरा जल्दी अब आते हैं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, आपसे भी सवाल यही कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है? चाहे आप इलाहाबाद की घटना हो, यानी महाकुंभ की घटना हो, चाहे घटना अमेरिका या यूरोप की हो, जहां हिंदुस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इस व्यवहार पर सरकार की चुप्पी। सरकार अभी तक, अभी आपने देख लिया अमेरिकन एम्बेसी की जो ट्वीट है वो पढ़ के सुना रहे थे अनिल सिन्हा जी, लेकिन इस पर कम से कम विदेश मंत्रालय तो प्रतिक्रिया उनकी आनी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई है, मेरी नज़र में तो नहीं है। हो क्यों रहा है? देखिए राजीव जी, सच बात यह है कि जितना भारत का सम्मान नरेंद्र मोदी के रहते हुए डूबा है, इतना उस गरीब भारत का भी संविधान और सम्मान कमजोर नहीं हुआ था। जब देश की आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ एक वक्त का भोजन करती थी। आप नेहरू इरा को याद कर लीजिए, इवन लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत छोटे से समय को याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रपति निक्सन को जवाब दिया था उसका तो पूरा दुनिया गवाह है। और तब से लेकर के और मनमोहन सिंह के समय तक जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती थी, उसने अपने देश का एक कद स्थापित किया था। लेकिन सत्ता जब 14 में बदली, तो शुरू में मोदी जी ने जो किया था अपने शपथ ग्रहण में, आपको याद होगा कि सार्क देशों को बुलाया गया था और ऐसे लग रहा था कि मोदी जी एक नई विदेश नीति के तहत भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वो शपथ ग्रहण केवल और केवल दुनिया की नजरों में
केवल दिखाई पड़ना था कि साहब देखिए, और उसके बाद बाकी जो कोर कसर है भारत के भीतर वो उनके भक्तों ने पूरी कर दी। साहब कई सैकड़ों साल के बाद भारत को हिंदू राजा मिला, तब लोकतंत्र का उन्होंने पलीता तभी लगा दिया था। चुन करके तो आए थे डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन साहब भक्त मंडली उनको राजा बनाने लगी। अब राजा बनाने लगी तो राजा को क्या करना था? राजा एक आज्ञा पालक समाज चाहता है, राजतंत्र में जो होता था, और ये लोकतंत्र में राजा बन गया। तो राजा तो बस दिन में 3 बार ड्रेस बदलता है, 8400 करोड़ के हवाई जहाज से निकलता है, दुनिया का पूरा चक्कर लगा करके आ जाता है, और विदेश नीति में हासिल क्या होता है? सिफर। और ये एक बार नहीं दिखा, कई बार दिखा। इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा कि अमेरिका में, इसके पहले भी जिसका जिक्र किया प्रसाद जी ने, हम लोग तो इस दौर में भूलते जा रहे हैं बहुत तेजी से। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसने हमारी स्मृति को भी पूरी तरीके से छलनी किया है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है जब भारतीयों को हाथ में हथकड़ी लगा करके जिस तरह से भेजा गया था, हम लोग तो सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहीं उफ की क्या? लाल आंखें दिखाई क्या? अब वो लाल हो, नीली हो, काली हो, जैसी भी हो उनकी, वो दिखाई पड़ी क्या ट्रंप के सामने? एक सवाल नहीं उन्होंने किया। बस मेरे आका कहते रहे किसी तरीके से, बस हम कुर्सी पर विराजमान रहे। ट्रंप ने पहली बार बेइज्जती की, और ये अपमान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये देश का अपमान है। लेकिन अपमान काहे से होता है? राहुल गांधी से। अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि देखिए अभी तो इसमें मनी ट्रेल भी आ गया, ईडी, सीबीआई सब। राहुल गांधी के केस में, सोनिया जी के केस में कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन साहब केस चल रहा है। ये है न्याय, ये संवैधानिक एजेंसियों का सदुपयोग है। अगर आप विपक्ष में हैं तो मनी ट्रेल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारे साथ हैं तो जिनको चक्की पिसवा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा को, वो कहां है? डिप्टी सीएम है। और ऐसे एक नहीं, वो असम का मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा किया था। वो बोला बड़ा कष्ट में कि साहब कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे लेकिन हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे। अबे कमबख्त, तुझे बिस्किट ही खाना था तो इधर आके मिला ना उसको। कौन सा बिस्किट खाना था तो इधर मिल रहा है। तो जो बिस्किट खिलाएगा उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। कांग्रेस में तो ये नहीं है कि राहुल गांधी जो कहेंगे, राहुल गांधी से आप असहमत भी हो सकते हैं। शशि थरूर को देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को देख लीजिए। लेकिन यहां यही हो रहा है कि आप मोदी जी की आरती करें और मोदी जी देश की चिंता न करें, मोदी जी सिर्फ अपनी चिंता करें। उनके कपड़ों में कभी कोई शिकन देखी आपने? मोदी जी के गेटअप भी हो, ये पूरी दुनिया जब देखती होगी। और जो उन्होंने किया, तमाम अपने मीटिंग्स में जा करके किसी के गले पड़ रहे हैं, उनका कैमरामैन चल रहा है तो अचानक आगे निकल करके फोटो खिंचवा रहे हैं, और उसका इस्तेमाल घरेलू राजनीति में हो रहा है। तो दुनिया के जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस रूप में लेंगे प्रधानमंत्री? यही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब वो गए थे यूएनओ में, अमेरिका में, तो क्या उनको सम्मान मिला था? और वो सम्मान देश का सम्मान था, वो सिर्फ मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं था। तो जिस प्रधानमंत्री को देश की चिंता होगी वो देश के लिहाज से करेगा। एक स्टूडेंट को जिस तरीके से अपमानित किया अमेरिका ने, चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री को शाहबाज समय नहीं होगा, प्रधानमंत्री कहां बिजी हैं, बिहार चुनाव में लगे होंगे गणित लगाने में, लेकिन विदेश मंत्रालय तो कर सकता था। ऑब्जेक्शन तो आप कर सकते, अरे अमेरिका एम्बेसी को आप मैसेज दे सकते थे, लेकिन नहीं। यह साबित करता है कि भारतीयों की अब हैसियत अमेरिका में क्या हो चुकी है। इससे बुरी हैसियत अब कभी पहले नहीं थी, और ना मुझे लगता है कि भविष्य में कभी हो सकती।
भारत की डिग्निटी क्या है, भारत की संप्रभुता क्या है। ट्रंप एक बार नहीं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं, फिर 11 बार बोलते हैं कि हमने सीज फायर किया। ऐसे लगता है प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, दो लड़कों को बोलता है कि चुप हो जाओ, बंद करो लड़ाई। ऐसे व्यवहार कर रहा है वो आदमी, और आप है खामोश बैठे हैं। इसको क्या समझा जाए? आपने मान लिया है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, इस देश के लोगों को कोई राजनीतिक तमीज नहीं है, इस देश के लोगों के भीतर कोई चेतना नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजीव जी, ये वक्त है, इतिहास में ऐसे कितने आए और गए, इतिहास सबको याद रखता है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम हैं इस दौर में जी, और कम से कम अपनी अस्मिता के साथ हैं, अपने अस्तित्व के साथ हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, निडर होकर के बात कर। राजनीति में भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे डर गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग खड़े हुए। लेकिन जो हो रहा है वो हम अपनी इन आंखों से देखते हुए क्या मुंह फेर लें? नहीं संभव है। प्रधानमंत्री मुंह फेर रहा होगा, लेकिन हम नहीं फेर सकते। हमारे भीतर का जो अपना दर्द है, और ये कहां गई अब देशभक्ति, कहां गया राष्ट्रवाद? अब आप वंदे मातरम कहते हुए कूद जाइए अमेरिका में, और वो कहां गए संघी जो बोलते हैं कि साहब सेना 6 महीने में तैयार होती है, हम 7 दिन में कूदा देते हैं। वो पाकिस्तान में नहीं कूदे। मोहन भागवत ही कम से कम कोई जवाब दे दे ट्रंप को, लेकिन वो नहीं कर सकते जी। उन्हें केवल और केवल इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं को यहां रोज फरमान जारी होता है। अब आप देखिए, बड़ा आश्चर्य है कि एक मर्डर होता है किसी पुरुष का, वो चल रहा है टेलीविजन पर, उस पर प्राइम टाइम चल रहा है। माने अब जो पितृसत्तात्मक सोच है आप उसको समझिएगा। अभी नहीं तय हुआ है कि उसने मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन साहब चल रहा है, क्योंकि आप औरतों को वहां पहुंचाना चाहते हैं। जो अभी सुनीता विलियम्स से लेकर के और तमाम महिलाएं निकल करके आई हैं, अभी 2 महिलाओं को आपने आगे किया था, व्योमिका सिंह और कुरैशी को। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो दहलीज के भीतर ही रहे। ये इनकी सोच है, केवल अपने लोगों को दबा करके। और जो समुद्र की चौहद्दी थी कि साहब समुद्र के पार अगर आप जाते हैं तो आप हमेशा के लिए बहिष्कृत हो जाएंगे, काहे के लिए थी? ये वसुधैव कुटुंबकम नहीं, ये कूपमंडूकिता है, यहीं बस रह जाना है। वो अमेरिका को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये वो आपको राजनीतिक प्रतिबद्धता, देश के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता और वो चेतना चाहिए, वो नहीं है जी। वहां एक चेतना है कि कुर्सी कैसे सलामत रहेगी। राहुल गांधी को जितना चाहे उतना आप कर लीजिए, लाल लाल आंखें सिर्फ यहां दिखा पा। कुछ पत्रकार कोई बोलेगा तो साहब इस पे एफआईआर करा दो, इसको खामोश करा दो। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। चाइना के लिए बोले क्या महाशय, नहीं बोले। अमेरिका के लिए छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें कुर्सी से चिपके रहना है और इस देश के लोगों को लगातार कमजोर करना है, तभी वो आज्ञा पालक समाज बना सकेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ है। जो वो कहते कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, और वही बहुत कुछ है जो नरेंद्र मोदी को परेशान करेगा। और मोदी जी की वो कुर्सी सही सलामत कब तक रहेगी ये हम लोग देखेंगे। ये वक्त का फेर है। चुनाव आयोग कब तक करेगा? राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, अब आप लिस्ट जारी करेंगे, लोग सचेत हो रहे हैं, और उसके बाद जो होगा वो कभी वक्त ये लौट करके नहीं आएगा। संघी कहां जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अजय जी, लिस्ट जारी करने का आश्वासन अभी नहीं दिया है चुनाव आयोग ने, तो इसलिए उसका भी इंतज़ार है कि अब कब चुनाव आयोग ये कहता है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट से चुनाव आयोग टाइम पे टाइम मांग रहा है। तो आप जो कह रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, आखिर इस सब से क्या नरेंद्र मोदी मजबूत हो रहे हैं?
क्या नरेंद्र मोदी अपने इस तीसरे कार्यकाल और उसके बाद चौथे कार्यकाल की तरफ उस मजबूती के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जरा आपसे समझना चाहता हूँ। करूंगा इसको। आप मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को देख लें और पिछले 2 टर्म प्रधानमंत्री के तौर पे भी देख लें, 3 टर्म देख लें। 5 कार्यकाल में इस वक्त मोदी जी सबसे कमजोर हैं और पहली बार बहुमत के साथ नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बहुत इन्होंने शोर मचाया उसमें भी मैं उन सब पे आऊंगा। एक जो रविकांत जी बात कर रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अनिल सिन्हा जी ने बात शुरू करी कि वैचारिक है इनका जो एटीट्यूड है, ये घोटाले घपले, ये अमेरिका के खिलाफ ना बोलना, नागरिकों के उत्पीड़न पे, ये चल क्या रहा है? ये हिंदू मुसलमान, ये गोदी मीडिया, ये चल क्या रहा है? दरअसल जहां जो रविकांत जी इशारा कर रहे थे, असली मूल बात वही है कि हजारों साल से, सैकड़ों साल से आप लोगों ने एक समाज को शिक्षा से वंचित रखा और बहुत होशियारी वाला कदम था। उनको मालूम था कि अगर ये शिक्षित हो गए तो हमारा आधिपत्य नहीं चल पाएगा, वर्चस्व नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान ने वो काम कर दिया। ये मुगलों से भी डील करते रहे या अंग्रेजों से भी डील करते रहे, भारत के संविधान ने वो रोक हटा दी। वो एकलव्य का अंगूठा कटने से बचा लिया। अब शिक्षित हो रहे हैं तो सामने आ रहे हैं तो एक सोशल मीडिया भी आ गया। सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि भाई जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया था वो तो हमसे बेहतर लिखता, उसकी तो बात बड़ी दूर तक जा रही है। उसको तो तमाम राजनीतिक के दर्शन शास्त्र, दुनिया भर की बातें मालूम है इतिहास की। तब ये जो पूरा मामला आरएसएस चला रही थी 100 साल से, वो हिल गया। अब ये डेस्परेशन है। किस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ की भाषा सुनिए, आप बीजेपी के दूसरे लोगों की भाषा देखिए, वो भाषा में आपको एक दम्भ दिखाई देगा, एक मनसबदार का, एक जागीरदार का। वो दम्भ जो है उसको संविधान दबाता है, उसको संविधान कुचलता है। इसीलिए परेशानी है और इसीलिए संविधान से ही परेशानी है। दूसरा एक बड़ा कारण जो नरेंद्र मोदी जी का जो सवाल आपका था, देखिए अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी, हम लोगों ने चर्चा की इस पर जी, बड़ा आर्टिकल, फुल पेज आर्टिकल है, और उसने गोदी मीडिया को तहस नहस कर दिया। यहां से नरेंद्र मोदी जहां पहुंच गए हैं, अब वो वापसी नहीं होगी। राहुल गांधी 44 सीट पे पहुंच गए, उनके ऊपर पप्पू का टैग लगा दिया गया। राहुल गांधी दोबारा इमर्ज हो गए अपनी मेहनत से, और अभी उनको और आगे जाना है। कांग्रेस पार्टी को भी आगे जाना है, विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी आगे जाना। जहां पे मोदी जी जहां पे हैं वहां से अब उनको पीछे जाना है। अब वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो उनका पूरा आभा मंडल था वो मीडिया के थ्रू था। उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी दुनिया में गिर गई है। और ये शुरू से मैं कहता रहा कि ये मीडिया देश हित का मीडिया नहीं है, ये समाज के हित का मीडिया नहीं, समाज को लड़वाने वाला मीडिया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के लोगों को ये मीडिया पैसा दे रहा भारत को गाली देने के लिए। ये रोज हिंदू मुसलमान करके समाज को तोड़ने की कोशिश करता है, और जो भी लापरवाही होती है, चाहे वो महाकुंभ हो, महाकुंभ में इसी मीडिया ने कहा कि अफवाह है, भगदड़ नहीं मची, अफवाह है। और यही मीडिया लाहौर, इस्लामाबाद पे कब्जा करवा रहा था। यही मीडिया पाकिस्तान के जनरल को गिरफ्तार भी करवा दिया था इसने, जिससे पूरी दुनिया में
एक खराब इमेज भारत की गई है। और ये मीडिया अगर इसकी क्रेडिबिलिटी में प्रहार हुआ है, इसका मजाक उड़ा है, तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तमाम और रीजन भी हैं, ट्रंप जो जिस तरह कर रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस मीडिया को प्रभावित होना ये मोदी जी के लिए परेशानी का कारण बनेगा। और यहाँ मोदी जी पहुंच गए हैं, अब वो इरिवर्सिबल है, ये वापस वहां नहीं पहुंच सकते 2014 की या 2019 की स्थिति में, जहां से अब ये जाना है। जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, क्या कहेंगे आप इस पे जो हम लोग बात कर रहे हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि 11 साल में आखिर नरेंद्र मोदी ने देश को किस दिशा में आगे लेके गए, कुछ एग्जाम्पल्स जिस पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए। ये एक तो ये सब ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ चीजें, तो जैसे आपने देख लिया कि इज्जत आपकी क्या है दुनिया में, कितना डंका। वो एक तो बहुत अच्छा है जो ब्लॉगर यूट्यूबर जो बोलता है डंकापति, तो ये जो है डंकापति जो है वो इतना डंका पीटने के बाद ये है कि किस तरह से वो जो साकल में लोग आए, वो तो आप देखा ही आपने देख लिया, उसका भी जो सबसे विकृत जो तरीका हो सकता है वो आपने दिखाई दिया आपको। मैं उसमें कहूँगा ये कि आप देख लीजिए जितना है अभी किसी को ये चला ही नहीं रहा है कि अभी जो उद्घाटन करके आए हैं वो प्रोजेक्ट कितना पुराना है और कब कंसीव किया गया, ये सब मीडिया मतलब वो जो कहा कि हमारी स्मृतियों को छलनी कर रहा है मीडिया, वो वही काम है। लेकिन मुझको लग रहा है कि चर्चा ये मैं जरा चाहूँगा मीडिया पर ही करना। जी अभी ये आपको थप्पड़ नहीं लग रहा है, चाटा मारा है जिस तरह बीबीसी ने, ये मीडिया पर ही चाटा है ना, भारतीय मीडिया को। तो वो जो है जो रिपोर्ट वो खुद कर सकता था, कोई ऐसा अखबार नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में, मतलब जो हिंदी का अखबार जिसके कि डिस्ट्रिक्ट में अब एडिशंस नहीं है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में और ये में एडिशंस है, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, करीब करीब है, आप नहीं ढूंढ पाए। लेकिन वो जो है वो जाकर के उसने इतने राज्यों में करके दिखा दिया, जबकि आपके पास हैं, आपके एडिशंस हैं। तो एक तो ये चाटा था, दूसरा अभी पिछले ही महीने आया जो कि 21.5 जो है 21.5 लाख लोग कोविड में मारे गए, ये भारत का डाटा बता रहा है। और इंडियन मीडिया ने कभी इसकी कोशिश नहीं की बताने के लिए कि जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि 47 लाख WHO ने कहा था, अंदाजा लगाया था कि 47 लाख लोग मरे। ये सब बाहर से आ रहा है, बीबीसी भी बाहरी है। तो इससे आपको पता चलता है कि वो लगातार आपको की मतलब हैसियत, आपकी असलियत वो एक्सपोज हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे। और उसके बाद तो बाकी अब तो कोई मतलब न गरीबी के बारे में, न बेरोजगारी के बारे में, न भूखमरी के बारे में कोई तरह का आपका कोई आंकड़ा जो है वो बंद कर दिया इन्होंने। वो सारे डिपार्टमेंट ही बंद हो गए लगभग, उनका ये चलता ही नहीं है, यानी तो दूसरे तरीके से उसका आकलन करते हैं। तो ये एक जो अपारदर्शी आपने बनाया संस्थाओं को, जिस तरह से ये किया, 11 साल का हासिल यही है कि इन संस्थाओं को अपने पैर पर लाने के लिए आपको अलग से प्रयास करना होगा, नए लोग लाने होंगे जो कम से कम साफ साफ बोल सके। जैसे सांख्यिकी विभाग था या जो सेंसस करने वाला सब है, वो सब कैसे थे, इंडिपेंडेंट था, बताता था। मैं मुझको जानकारी, मतलब एक लास्ट पॉइंट आपको कहूंगा कि माल न्यूट्रिशन के बारे में एक 2012 में कोई रिपोर्ट बनी थी और उसको चाहता नहीं था डिपार्टमेंट जो वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वो जाहिर हो। और जब ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि इसको जारी करना है। और जब वो एक आए किसी समारोह में, तो उन्होंने उस डेटा का ये किया, मतलब उसको जाहिर किया, कहा कि ये छिपाने से जो है हमारा काम नहीं चलने वाला, हमको इससे लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कैसे जो है ये जो माल न्यूट्रिशन कितनी बड़ी समस्या है और ये हमारा बड़ा चैलेंज है, ये उन्होंने माना। तो ये आपको वो 11 साल में यही दिखा, छिपाना भी है। और दूसरा है कि वही जो मैंने अभी कहा था कि नागरिकता को उन्होंने
उसको सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है, उसको किस तरह से निकालना है, ये आपके सामने चुनौती है, मीडिया या विपक्ष या सारे राजनीतिक दल। जी जी बिल्कुल। समीर जी क्या कहेंगे इस पे? चुनौती मीडिया की बात भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात अगर करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल, और उसमें क्या इन चुनौतियों से पर्दा डालने के लिए, यानी इन चुनौतियों को छिपाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, की जा रही हैं, जहां नरेंद्र मोदी की पोल और खुल रही है, बीजेपी या नरेंद्र मोदी के दावों की पोल खुल रही है, जिसमें महाकुंभ जैसी बातें आ जाती हैं, जिसमें विदेश की बातें आती हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें आती हैं, बहुत कुछ है। बार बार पूछा जाता है। आज ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण पहलगाम जैसी घटना घटी है, सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। समीर जी। बिल्कुल राजीव जी, ये सारी चीजें पहलगाम की घटना को लेकर कई बार ये बात विपक्ष भी कह चुका है, बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये बात कही है, और सबसे बड़ी चीज यही है कि जिसमें एक कुशलता हासिल कर रखी है सरकार ने कि कमियों को, अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश, और इसके लिए मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से ये कहा जाए कि या तो उसको अपने समर्थन में कर लिया है, कैसे कर लिया है, और धमकी देकर, डराकर, क्योंकि धमकी और डराने की खबरें, आपको याद होगा कि उस समय भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि जो लोग मौजूद थे उस समय संगमनोज पर जहां ये घटना हुई थी, भगदड़ की घटना, उन लोगों के मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो जो है वो डिलीट करा दिए गए थे, बहुत सारे लोगों से, उनमें कई सारे कैमरामैन भी थे, ये खबरें आई थी। तो इन चीजों पर पर्दा, अपनी खामियों पर पर्दा डालने की और वो किसी को पता न चलने पाए उनको दबाने की कोशिश, ये दोनों ही काम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार वो कोशिशें, कई बार क्या अक्सर फेल हो जाती हैं, क्योंकि पर्दा ऐसी चीजों पर डालने की कोशिश होती है जो कभी जिस पर डाला ही नहीं जा सकता। एक बार की याद दिलाऊंगा, बहुत सारे हम लोगों ने देखे थे कि जहां बॉडीज जल रही थी और एक एक जगह पर क्षमता से कई गुना ज्यादा, वहां पर हम लोगों ने देखा, रिपोर्ट की थी उस समय हमने, कि कई जगहों पर उनको तो उसमें तिरपाल से ढक दिया गया था ताकि बाहर से वो दृश्य दिखाई ना पड़े, और लोगों को ये चस्पा कर दिया गया था कि यहाँ की तस्वीरें और वीडियोग्राफी जो है वो प्रतिबंधित है। तो आप ये बताइए कि इस तरह की चीजों को आप रोक देंगे, क्यों रोकेंगे? वो तो एक सूचना है, जरूरी चीज है जिसको सबको जानना चाहिए। उससे उस सूचना बहुत क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे कारण हैं, उनको आप दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। सरकार का ये कर्तव्य नहीं होता है कि अगर इस तरह की कोई आपदा आई है तो आपको उसको रोकना है, उसको आने से बचाना है। आपदा आई है तो जिन लोग जो पीड़ित हैं उनको सहूलियत और सहायता देनी है, ये नहीं कि उस खबर को दबा दीजिए और उसके बाद आप बॉडीज को फेंकवा दीजिए। ये भी खबरें आई थी कि बॉडीज कहाँ चली गई, किसी को पता नहीं चला, क्या कहते हैं उसको, जेसीबी लगाकर वहीं पर उन्हें गाड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें, लेकिन प्रकृति है जी। कोविड के समय कर दिया गया था, और जब बाढ़ आई तो सारी बॉडीज जो है जिनको आपने दबाया हुआ था वो सारी उफना करके बाहर आ रही थी। तो लोगों को तो दिख ही रहा था, और लोग ये भी देख रहे थे कि कितनी संवेदनहीन और कितनी गैर जिम्मेदार उनकी सरकार है, जो उनके परिजनों की मौत पर भी वो जरा सा नहीं पिघल रही है और इस तरह की अमानवीयता वो दिखा रही है अपनी। तो कुल मिलाकर यही है कि ढकने की कोशिश होती है, लेकिन चीजें ढक नहीं पाती हैं। खबरें आप कितनी भी दबाने की कोशिश करेंगे वो निकल कर आएगी, लोगों को सच्चाई पता चल ही जाती है, चाहे किसी भी माध्यम से पता चल जाए। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये जो ढक रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद से आपको लगता है कि बहुत कुछ यहाँ अभी आना बाकी है? क्या आपको लगता है कि ऐसे अगर कुछ मीडिया संस्थान ही सही, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें जिस पे मीडिया पे हम लोग बात कर चुके हैं, अगर वो सब आने लगे तो 4 साल नरेंद्र मोदी के लिए, बहुत आने वाला जो 4 साल है बहुत मुश्किल होने वाला है? राजीव जी, ज्योतिषी तो बता रहे हैं कि ये जो शुरू हो गया है, राहु में केतु, केतु में राहु, यानी क्या क्या ये शुरू हो गया है, और
अगस्त तक जो है मामला बहुत भारी है। अब जोशी बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं जोशी ने क्या करना है, लेकिन बता रहे हैं कि बहुत भारी है। तो अब ये भारी शुरू हो गया राजीव, जब चाहे इस तरह की रिपोर्ट्स आए, चाहे वो ट्रम्प से मिलने जाना हो उस तरह की चीजें आए, और चाहे वो वहां से जो वीडियो आ रहे हैं अमेरिका से वो आए। अमलेंदु जी, तो केतु पे राहु केतु जो है भारी पड़ गया है। अमलेंदु जी, ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि इस संकट से उबरने के उपाय क्या हैं, तो वो भी बताए होंगे मोदी जी को। नहीं, उपाय इसलिए नहीं राजीव जी क्योंकि वो केतु भारी पड़ गया है, ये बताया जोशियों ने कि केतु भारी है। तो उपाय इतने आसान नहीं है, बहुत कठिन है उपाय। तो मामला तो बहुत खराब है राजीव जी। और देखिए, पर्दे जब डाले जाते हैं राजीव जी, तो तेज हवा चलती है तो पर्दे उड़ जाते हो, चाहे किसी के पर्दे हो। तो पर्दे आप कितने भी मजबूत लगाइए, क्योंकि पर्दा है तो पर्दा तो उठ ही जाता है राजीव जी, सब आता है। पर्दा जो है जब गिरता है तो सब काम खत्म हो जाता है। तो राजीव जी, पर्दे उठने का समय भी आ गया और पर्दा गिरने का समय भी आ गया, दोनों आ गए। पर्दा उठेगा आंधियों से, इसी तरह की हवाएं आएंगी, पर्दा उठेगा और पटाक्षेप हो जाएगा, पर्दा गिरेगा, वो समय भी आने वाला है। तो इसलिए बहुत जल्दी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके की चीजें सब आ रही हैं, जिस तरीके के बाहर से चीजें आ रही हैं, अंदर से चीजें आ रही हैं। मीडिया भी अब कुछ कुछ करने लगा, भले ही विदेशी मीडिया कर रहा हो, अब हमारे मीडिया की बाहर का मीडिया खोल रहा है। यहाँ एंकर कह रहे हैं कि हमने देशद्रोह नहीं किया, ये बताया जा रहा है। उधर एक जो पाकिस्तान के मीडिया के मालिक हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से बुलाया जाता था पाकिस्तान के लोगों को और उनको पैसा देकर कहा जाता था कि भारत को गालियां दो। अब ये भी सब खुलकर सामने राजीव जी आ रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है और कुल मिलाकर राजीव जी ये है कि छवि जो गढ़ी गई थी वो छवि अब ध्वस्त हो रही है, हो नहीं रही है बल्कि हो चुकी है छवि ध्वस्त। और वो जो दोस्त था माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार अब छवि ध्वस्त करने पर लगा हुआ है। तो अब देखना है कि अब कनाडा जाते हैं तो वहां छवि कितनी बचकर आती है, क्या इंतजाम अपनाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही राजीव जी कि आने वाला समय न देश के लिए अच्छा है, न बीजेपी के लिए, और मोदी जी के लिए पता नहीं अच्छा है कि बुरा, वो खुद जाने अपना अच्छा बुरा। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी आने वाला समय जो इस समय के हालात हैं वो देश और समाज के लिए अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। देश के लिए बीजेपी का भी नाम आपने लिया कि ना देश के लिए अच्छा है ना बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, ये सोचना चाहिए। कांग्रेस तो ज्वाइन करेंगे नहीं। लेकिन चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, समीर जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रवि।